नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स इम्पैक्ट ऑफ जेट का पार्ट 2। तो पिछले चैप्टर में हमने पार्ट 1 पढ़ा था, अब उसी के आगे का लगभग हम पढ़ने जाएंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे ठीक फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट। स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट। ठीक, अभी तक हमने स्टेशनरी प्लेट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंक्लाइन प्लेट। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्व प्लेट के बारे में। ठीक, देखिए मान लीजिए ये कोई एक कर्व्ड प्लेट है, ठीक, जिस पे ये नोज़ल से फ्लो हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी v है, रो डेंसिटी का लिक्विड है, ठीक, q डिस्चार्ज है। ठीक, तो ये जब इस पे टकराएगा तो इस वेन के अनुसार ये इसका डिफ्लेक्शन होके दोनों तरफ से निकल जाएगा। उसी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से एंटर किया था उसी वेलोसिटी से आउट भी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि फ्लूइड क्या है, ये जो प्लेट कर्व्ड प्लेट क्या है, एकदम फ्रिक्शनलेस है, तो वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। अगर वेलोसिटी में फ्रिक्शन होता या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता तो वेलोसिटी में चेंज हो जाता। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए ये इसका एक्सिस है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे वेन का जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा ऊपर है और थीटा ही नीचे है। ठीक, तो ये क्या है, वेन का एंगल है। ओके, अब मान लीजिए इस पे स्ट्राइक कर रहा है तो हम क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बराबर क्या होता है, मास फ्लो रेट इनटू चेंज इनटू वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट देखिए क्या हो जाएगा, ठीक, रो इंटू ए इंटू वी। वी वेलोसिटी से आ रहा है, वही मास है। ठीक, अब देखिए हम लोग फोर्स एक्सर्टेड निकाल लेंगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं मास फ्लो रेट इंटू डेल्टा वी। अब देखिए ये जो वेलोसिटी वी है, अगर हम ध्यान दें, ठीक, तो इसका इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा। ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये हो जाएगा अपना b cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपना v sin थीटा। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जगह यम क्या है, रो इंटू ए इंटू वी। इनिशियल वेलोसिटी से किसे है, v से जा रही है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, देखिए x डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन जेट जा रहा था उस डायरेक्शन में क्या है, v cos थीटा, लेकिन माइनस फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा माइनस v cos थीटा। ठीक है, सो सॉल्व कर देंगे तो जाएगा रो ए वी इंटू, दोनों से v कॉमन ले लेंगे तो रो ए वी स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस cos थीटा। कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इक्वल टू हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्क डन क्या हो जाएगा। वर्क डन हम जानते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स तो यही है, ठीक, इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्योंकि ये प्लेट क्या है, फिक्स है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए अगर ये क्या है, ये इसका एंगल ऑफ क्या है, वेन का एंगल है। ठीक, अब देखिए ये जिस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए ये यहाँ से स्ट्राइक करके इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसे क्या कहेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको डेल्टा से दर्शाते हैं, तो डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग मान लीजिए कि यही जो फोर्स F है, ठीक,
अगर यही फ्लैट प्लेट होती, अगर ये कर्ड प्लेट ना होकर के फ्लैट प्लेट होती तो इसका एंगल कितना हो जाता है, ये फ्लैट प्लेट सीधी हो जाती है इस तरह से एग्जैक्ट, तो ये जो आपका थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है ना। ठीक, तो अगर इसी को हम लोग फ्लैट प्लेट केस क्या होता है, इन फ्लैट प्लेट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसमें अगर हम रख देंगे तो इस यही जो हो जाता है फ्लैट प्लेट के लिए एफ इक्वल टू हो जाता है, इसमें रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 90 वाला 0 1 से, तो रो ए भी स्क्वायर। देखिए यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैट प्लेट के लिए। ठीक, ओके, तो फॉर फ्लैट प्लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए अगर हम लोग फॉर सेमी सर्कुलर प्लेट लें, किसके लिए, फॉर सेमी सर्कुलर प्लेट, सेमी सर्कुलर प्लेट के अगर देखिएगा, देखिए मान लीजिए प्लेट इस तरह से एकदम सेमी सर्कुलर हो जाए, ठीक, तो उसमें देखिए उसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एकदम देखिए जिस एंगल पे निकला है भी उस जा रहा है उसी पे ये निकल भी वापस भी आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। तो इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, इसलिए फोर्स एक्सर्टेड बराबर, इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2, तो हो जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर। ठीक, तो देखिए अब क्या है, अगर कोई सी एंगल पे है तो ये 1 + cos थीटा, एंगल पे नहीं है तो इसके साथ 1 है, और जब कुछ नहीं, जब एंगल मतलब 0 डिग्री हो जाता है तो 2। तो देखिए क्या है कि ये रो ए वी स्क्वायर है। अब देखिए ये जो एंगल है थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या वेन का एंगल, ये 0 से 90 डिग्री के बीच ही होगा। अब जो 0 से 90 डिग्री के बीच होगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1 के बीच की होगी, मतलब सीधी सीधी बात है, ये वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 1 + cos थीटा की, वो हमेशा क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर फोर्स एक्सर्टेड बाय देखिए कर्ड प्लेट या कि फ्लैट प्लेट, फ्लैट फोर्स क्या है इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट, और फोर्स एक्सर्टेड इन द केस ऑफ फ्लैट प्लेट, ठीक, फोर्स एक्सर्टेड इन द केस ऑफ कर्ड प्लेट, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द, ठीक, सेमी सर्कुलर प्लेट, ठीक, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेमी सर्कुलर प्लेट। तीनों का अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि फ्लैट प्लेट फोर्स क्या है सबसे कम है, रो ए वी स्क्वायर मात्र ही है, जबकि कर्ड प्लेट में क्या है 1 + cos थीटा, मतलब ये cos थीटा की वैल्यू भी जुड़ जाती है, तो इसकी वैल्यू कर्ड प्लेट से ज़्यादा होगी और सेमी सर्कुलर प्लेट की सबसे ज़्यादा होगी। ये याद कर लीजिए, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, ओके, ये ठीक, तो ये हम जानते हैं कि एक ही जेट को तीन जगहों अलग अलग अप्लाई किया जाए, फ्लैट प्लेट पे अलग, कर्ड प्लेट पे अलग और सेमी सर्कुलर प्लेट पे अलग, तो तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगा, सेमी सर्कुलर प्लेट पर ही अप्लाई होगा। ठीक, तो ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी कर्ड प्लेट। ठीक, अब देखो फ्लैट प्लेट के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, फ्लैट प्लेट के लिए थीटा की वैल्यू है अपना 90 डिग्री है। ठीक, कर्ड प्लेट के लिए थीटा की वैल्यू क्या है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, और सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। ठीक, तो तीनों याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे ये। अब अगले बढ़ते हैं। ठीक, अगला जो है फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट, एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट। ठीक, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट। ठीक, तो मान लीजिए अभी जो हमने पढ़ा, जो भी एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट, नहीं सॉरी, एक्सर्टेड बाय ऑन मूविंग कर्ड प्लेट। ठीक, तो देखिए मान लीजिए यही कर्ड प्लेट जो थी,
ठीक। इस पर कोई जेट है, सेम डिक्टो। तो मान लीजिए ये यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो देखिए इसमें मास फ्लो रेट यम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए, क्योंकि दोनों में क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रो ए भी माइनस यू हो जाएगा। तो फोर्स एक्सर्टेड क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड एफ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए मास फ्लो रेट रो ए इंटू वी माइनस यू इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहले क्या है, v माइनस यू से इस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो v माइनस यू इसके पास आने की वेलोसिटी है। और देखिए किस एंगल पे यह निकल रहे होंगे, यही वही है v है, ये v साइन थीटा होगा और ये v कॉस थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v कॉस थीटा नेगेटिव रूप में, तो नेगेटिव माइनस v कॉस थीटा। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो ये इक्वल टू हो जाएगा रो ए वी माइनस यू इंटू वी माइनस यू प्लस वी कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो फोर्स एक्सर्टेड हो जाएगा इक्वल टू रो ए वी माइनस यू। पहले देखिए, पहले पास आने का सापेक्षिक वेग क्या है, v माइनस यू माइनस, देखिए ये जो है v साइन कॉस थीटा, जिस एंट्री से इससे होगा उसी से एग्जिट होगा, तो v माइनस यू कॉस थीटा ही होगा। और ये जो होगा v माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और लग जाएगा, माइनस v माइनस यू कॉस थीटा। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा रो ए, v माइनस यू दोनों में है, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोष्ठक में हो जाएगा यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा। तो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, u हो रहा है, तो यही फार्मूला आ जाएगा रो ए v माइनस यू का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू। ये इसका वर्क डन हो जाएगा। ठीक, ठीक, अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन ए कर्व्ड प्लेट और वेन माउंटेड ऑन ए व्हील। तो सपोज ये एक व्हील है जिस पर एक जेट क्या इस पर स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी v है, डेंसिटी रो है, q डिस्चार्ज है। ठीक, और इस कर्व्ड प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है जो कि एक व्हील पर माउंट है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो मान लीजिए कि इसकी स्थिति के कारण इसकी जो वेलोसिटी मिल रही है वो u वेलोसिटी उस वेन को मिल रही है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसी कर्व को बड़ा बना के देखें, तो ये देखिए मान लीजिए प्लेट है और उस पर क्या है, ये जेट स्ट्राइक कर रहा है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक, अब देखिए इसके पहले क्या है, हम जब लेंगे तो v इंटू यू लेते हैं, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली उनमें रिलेटिव मोशन है। लेकिन जब एक ही व्हील पर ढेर सारी माउंटेड रहती हैं, तो ये जैसे यहाँ सटेगी उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये सटेगी तो अगली वेन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मास फ्लो रेट मिलेगा वो हमको मिलेगा वही रो इंटू ए इंटू वी, यानी रो इंटू ए इंटू वी ही बना रहेगा। ठीक, और उसके बाद जो इनको हमको यहाँ इस पर जो वेलोसिटी लेकिन जा रही होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मतलब जो जेट को मिल रही होगी वो क्या मिल रही होगी, v माइनस यू वेलोसिटी मिल रही होगी। मतलब इसमें से जब यहाँ से एग्जिट होगी तो उस समय ये v माइनस यू वेलोसिटी से बाहर आ रहा होगा। तो इसके भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं, यही अपने यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा v माइनस यू इंटू साइन थीटा। ठीक, ये जो एंगल है ये थीटा एंगल पे जा कर के उस पे स्ट्राइक कर रहा है। देखिए फोर्स एक्सर्टेड क्या होगा, एक्सर्टेड बाय द
jet on the plate। ठीक, ये हो जाएगा इक्वल टू, देखिए मास फ्लो रेट इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा वी। देखिए मास फ्लो रेट रो इंटू ए इंटू वी। देखिए पहले किस गति से इसके नज़दीक जा रहा है, पहले जा रहा है v माइनस यू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू है। फिर दूसरा इसमें से क्या है, v माइनस यू इंटू क्या ले लेंगे, कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है तो इसके पीछे एक और माइनस लग जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा फोर्स एक्सर्टेड रो ए भी इंटू वी माइनस यू, बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, रो ए भी इंटू वी माइनस यू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स एक्सर्टेड। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड, इसी में जो इसकी गति है u गति से जल रहा है तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा रो इंटू ए इंटू वी इंटू वी माइनस यू इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा। ठीक, तो ये वर्क डन हो गया। इंटू इसमें क्या करना पड़ेगा, u का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वर्क डन हो गया। तो इसकी देखिए हम लोग निकाल लेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोग क्या हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, देखिए वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, ठीक, काइनेटिक एनर्जी जो हमने इसको सप्लाई की थी, काइनेटिक एनर्जी जो हमने इसको सप्लाई की थी। ठीक, तो उसकी वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रो ए भी है तो इसको अगर हम लोग ये रो इंटू क्यू भी लिख दिया करेंगे तब भी चल जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर तो वैल्यू हो जाएगी रो ए भी को हम लोग क्यू लिख सकते हैं, तो रो इंटू क्यू इंटू वी माइनस यू इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, इसको मिटा देते हैं इधर को, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 1/2 यम भी स्क्वायर होता है ना, तो यम की वैल्यू कितनी है, रो इंटू क्यू इंटू वी स्क्वायर। किस वेलोसिटी से आ रहा है, वी स्क्वायर से आ रहा है। ठीक, लिखते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दीजिए तो देखिए रो क्यू से रो क्यू कट जाएगा। ठीक, वी तो है नहीं तो 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2u इंटू वी माइनस यू इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये एफिशिएंसी का फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये एफिशिएंसी देखिए मैक्सिमम कब होगी, ठीक, तो जब कोई भी चीज़ मैक्सिमम मिनिमा कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमने मान लीजिए एफिशिएंसी को u के टर्म में डिफरेंशिएट करके इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा देखिए इसमें u के टर्म में निकालना है। ठीक, देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, 1 प्लस कॉस थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है, तो बस तभी स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो निकल जाएगा। तो इसमें बचेगा d/du। हमको किसका करना है, इसका करना है 2u v माइनस यू इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। इसमें देखिए जो कांस्टेंट है वो बाहर चले जाएंगे। ठीक, तो इसको बराबर रखना है किसके, 0 के। कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे तो कितना बचेगा, d/du। देखिए इसमें 2 वे और 1 प्लस कॉस थीटा वी स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, इस तरफ जा करके 0 हो जाएंगे। अंदर क्या बचेगा, u बचेगा और v माइनस यू बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, u बचेगा, v माइनस यू बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन करके हमको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, दो टर्म होते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे डिफरेंशिएट होता है,
पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन करेंगे तो v 0 हो जाएगा -1 प्लस दूसरा फलन मतलब v माइनस u इंटू पहले का अवकलन मतलब u का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बराबर 0 रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा -u, ये -u, उस तरफ जाकर तो v बराबर क्या हो जाएगा 2u इक्वल टू u इक्वल टू v/2। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? जब u की वेलोसिटी v/2 हो। मतलब कहने का ये है कि वेन की जो वेलोसिटी हो वो जेट की वेलोसिटी से हाफ हो। क्या हो? जेट की वेलोसिटी से हाफ हो। ठीक, तो ये कंडीशन है क्या? मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। ये क्या है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये इसकी कंडीशन हो जाती है। तो मैक्सिमम कितनी होगी? हम ये u बराबर v/2 इसमें रख देते हैं। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्स इक्वल टू इसमें रख दे जाइए। तो 2u की जगह हम लोग क्या रखना? v/2 इंटू v माइनस u की जगह लिखना v/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय v²। ठीक, तो हमने रख दिया u की जगह पे। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, v किसमें से कॉमन निकल कर जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ बचेगा, तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा/2। ये हो जाएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा/2। हम क्या कह सकते हैं? एफिशिएंसी मैक्सिमम इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा/2। देखिए मैं इसको इतना बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसमें कन्फ्यूजन्स बहुत रहते हैं कि कब जेट के मामले में कितना आएगा, एक और फिर स्ट्रेट कर्व के मामले में कितना आएगा, स्ट्रेट प्लेट के मामले में कब आएगा, कितना आएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसकी एक छोटी सी टेबल आप एक पेपर पर बना लीजिए, उसको याद रखते रहिएगा। जैसे जैसे याद रखते हैं आपको याद होता जाएगा। देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा। यदि अगर ये फ्लैट प्लेट होती, अगर क्या होता, व्हील के चारों ओर कर्ड प्लेट ना हो करके फ्लैट प्लेट माउंट होती। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? एक व्हील जिसकी चारों तरफ कर्व प्लेट लगी है। अगर कर्व प्लेट हो ना हो करके उसके पास फ्लैट प्लेट लगी होती, तब फ्लैट प्लेट के लिए हमने क्या होता था? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? फिर थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। तो इसमें रख दीजिए। तो उसके लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा? 0 तो 1/2 मतलब 0.5 मतलब कितना हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा, है ना। और यही अगर कर्ड प्लेट होती तो कर्ड प्लेट के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 से 90 डिग्री तक होती है। तो 0 से 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हमेशा इसकी क्या है, जो वैल्यू बदलेगी तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी कॉस थीटा की। 1 से मतलब 1 से और 0 के बीच में कम होगी। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम जो होगी वो कितनी पहुंचेगी? लगभग मिनिमम अगर होगी तो 50%। और ठीक, अगर एंगल कितना हो जाएगा? मिनिमम 50% और मैक्सिमम कितने जा सकता है? 100% तक जा सकती है। और यदि इसी यहाँ पे ये जो प्लेट है सेमी सर्कुलर होती, कैसी होती? सेमी सर्कुलर होती। सेमी सर्कुलर प्लेट अगर होती तो इसी के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाती? 90 डिग्री हो जाती। क्या हो जाती? 90 डिग्री हो जाती। तो इसमें अगर हम रखेंगे 90 डिग्री तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? 1 हो जाती। तो 1/2 तो थीटा एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी हो जाती? मैक्सिमम हो जाती 100% हो जाती। ठीक, तो इस प्रकार देख सकते हैं फ्लैट प्लेट के केस में एफिशिएंसी मैक्सिमम 50% हो सकती है, कर्ड प्लेट के केस में 50 से 100 हो सकती है, सेमी सर्कुलर प्लेट के केस में 100% होती है। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी, उसके बाद इसकी। तो ये जो हमको कॉन्सेप्ट पता चला कि यदि हम किसी व्हील पे के चारों ओर एक सेमी सर्कुलर प्लेट लगा दें तो हमको जो एफिशिएंसी प्राप्त होगी वो 100% तक जा सकती है। अगर हम लोग थ्योरेटिकली
तो हम लोग क्या करते हैं कि पेल्टन व्हील जो होती है वो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करती है। पेल्टन व्हील में हम लोग को क्या करना है कि एक व्हील है उसके दोनों तरफ सेमी सर्कुलर प्लेट लगा देते हैं, तो जिससे हम लोग का मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग ऑन द वेन्स माउंटेड ऑन अ व्हील एसिमेट्रिकल एंड टेंजेंशियल। ये क्या है, ये जो केस पढ़ रहे हैं ये मोस्ट ऑफ द केस टरबाइन और पंप्स में यही होता है। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आधार पर ही हम लोग टरबाइन और पंप के कई क्वेश्चन और पढ़ेंगे और कई जगह एनालिसिस करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि ये कोई व्हील है जिस पर वेन्स इस प्रकार से माउंटेड हैं, तो क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि दोनों तरफ से सिमेट्रिकल ही हों। ठीक, तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि हमने इसमें से किसी एक वेन को लेते हैं और उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ये मान लीजिए कोई एक वेन है, ठीक, तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो जेट होता है वो टेंजेंशियली इस पर स्ट्राइक करता है। कैसे करता है, टेंजेंशियल स्ट्राइक करता है। तो मान लीजिए जो जेट है वो v1 वेलोसिटी से इस पर स्ट्राइक कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो है और q क्या इसका डिस्चार्ज है। ठीक, तब देखिए अब मान लीजिए कि ये जो व्हील है ये ओमेगा स्पीड से घूम रही है। ठीक, तो इसकी क्या है, इस वेन के लिए इनलेट पॉइंट पे और आउटलेट पॉइंट पे, इनलेट पॉइंट और आउटलेट पॉइंट पे दोनों पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग होगी। तो मान लो कि ये पॉइंट जो है इनलेट पॉइंट है और ये आउटलेट पॉइंट है। तो इनलेट पॉइंट पे मान लीजिए कि u1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ, ठीक, वेन एट इनलेट पॉइंट, इनलेट पॉइंट इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये इस व्हील का डायमीटर हम लोग क्या ले लें, ये व्हील का डायमीटर d है। ठीक, मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए कि जो व्हील का इनलेट पॉइंट है ये R1 पे है और जो आउटलेट पॉइंट है R2 पर है। तो मतलब कि ये जो है ये किस रेडियस पे है, कि R1 रेडियस पे है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए हम इसको बड़ा सा बना के थोड़ा दिखाते हैं आपको, जैसे ठीक, तो ये किस रेडियस पे है, मान लीजिए R1 रेडियस पे है और दूसरा जो दूसरा सिरा किस रेडियस पे है, वो R2 रेडियस पे है। ठीक, तो इनलेट पे एक उसकी वेलोसिटी होगी, दूसरी की किस पे होगी, आउटलेट पे इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक, तो देखिए हम लोग इनलेट पे क्या करते हैं, इनलेट के जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको 1 ले लेंगे और जो आउटलेट पे वैल्यूज़ है वो किसको सबको 2 ले लेंगे। ठीक, तो इनलेट पे जो वेलोसिटी u1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई इंटू R1 इंटू n अपॉन 60 होगी। ठीक, कैपिटल ना करके स्मॉल ही लिख दीजिए। ठीक, और u2 मान लीजिए दूसरे जो आउटलेट पॉइंट है, आउटलेट पॉइंट उसको हम लोग 2 मान रहे हैं। ठीक, तो u2 जो होगी वेलोसिटी ऑफ वेन एट आउटलेट पॉइंट, आउटलेट पॉइंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई R2n बाई 60। ठीक, अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, ये वेन है, इस पे यहाँ से मान लीजिए v1 वेलोसिटी से इसने इस पर स्ट्राइक किया। ठीक, ओके, और ये u वेलोसिटी क्या है, इसकी ऑलरेडी थी। ठीक, तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी
वो क्या हो जाएगी VR1 क्या हो जाएगी, हम लोग इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या कह देंगे, ये इसको कहेंगे VR1। ठीक, तो ये ट्रायंगुलर बन गया। ठीक, तो V1 क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। ठीक, और VR1 क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। ठीक, इनलेट पे क्या है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। ठीक, अब देखिए इसी तरह आउट पे भी होगा, तो जहाँ से ये आउट हो रहा होगा, इसको मान लीजिए कि V2 वेलोसिटी से ये आउट हो रहा है। ठीक, और U2 वेलोसिटी से ये प्लेट मूव कर रही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, VR2। ठीक, ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट। ठीक, U2 का हम लोग लिख ही दिए हैं, और VR2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट। ओके, ठीक, इस तरह से। तो अब देखिए जो V1 है इसके हम लोग दो कंपोनेंट ले सकते हैं, इसको यहाँ तक बढ़ाइए और जाके इसको यहाँ टच करा दीजिए। देखिए यहाँ पे हमको एक कंपोनेंट मिलता है, इसको VW1, और यहाँ जो मिलता है ये कहलाता है VF1। ठीक, ओके, इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम इसको बढ़ा करके इसको ट्रायंगल कंप्लीट करें तो V2 का यहाँ जो हमको कंपोनेंट मिलता है ये कहलाता है VW2, और यहाँ जो कंपोनेंट मिलता है वो होता है VF2। देखिए जो VW है इसको कहते हैं वर्ल कंपोनेंट। क्या कहते हैं, VW इक्वल टू कहलाता है वर्ल कंपोनेंट। ठीक, क्या कहेंगे, वर्ल कंपोनेंट, मतलब यही जो कंपोनेंट है जो टरबाइन की ब्लेड को अथवा पंप की ब्लेड को घुमाता है या फिर उस पंप का घुमाता है, तो ये कंपोनेंट उत्पन्न होता है। जबकि टरबाइन में ये कंपोनेंट घुमाता है, ठीक, और पंप में जब पंप घुमाता है तो ये कंपोनेंट प्राप्त होता है। ठीक, और VF जो है वो क्या है, फ्लो कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, फ्लो कंपोनेंट। ठीक, वर्ल कंपोनेंट और दूसरा क्या है, फ्लो कंपोनेंट। ठीक, तो देखिए अगर VW1 है तो वर्ल कंपोनेंट एट इनलेट, VF1 है तो वर्ल कंपोनेंट फ्लो कंपोनेंट एट इनलेट, VW2 है तो वर्ल कंपोनेंट एट आउटलेट, VF2 है तो वर्ल कंपोनेंट एट फ्लो कंपोनेंट एट आउटलेट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये जो हम लोग को दो ट्रायंगल प्राप्त होते हैं इसी को कहते हैं हम वेलोसिटी ट्रायंगल। क्या कहते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग लगभग पंप और टरबाइन का पूरा एनालिसिस कर पाते हैं। अब देखिए U1 और U2 हमने दो वेलोसिटी बताई थी, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि दोनों रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका क्या है वैल्यू उनकी बढ़ती जाएगी, इसलिए दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तब देखिए अब क्या हमको निकालना है, रोटर पावर। तो रोटर पावर कैसे निकलेगी, रोटर पावर मतलब जिस रोटर पर जिस पे मतलब ये माउंट होते हैं जिस व्हील पे उसको कहते हैं रोटर पावर। क्या कहते हैं, रोटर पावर। तो हम जानते हैं रोटर पावर की वैल्यू कितनी होगी, वो होती है टॉर्क इंटू ओमेगा। क्या होती है, टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं टॉर्क की वैल्यू। ठीक,
तो टॉर्क की वैल्यू कहाँ से प्राप्त होगी? टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंटू आर, वेल और इंटू रेडियस, जो भी हमको जिस रेडियस पर होगा। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ये होता है। तो देखिए क्या है, इनलेट पे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम निकाल लेंगे, उसमें रेडियस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मोमेंटम होता है क्या, अभी बताया था, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो देखिए जो मास फ्लो रेट होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको हम लोग यम डैश कह देते हैं। ठीक, अब देखिए इनलेट पे वेलोसिटी क्या है, इनलेट पे जो वेलोसिटी हम लोग कहते हैं वर्लिंग वेलोसिटी ही लेंगे, जो एकदम उसको घुमाने की। फ्लो वेलोसिटी तो सिर्फ वाटर के फ्लो का काम है, हमको रनर पावर किससे मिलेगी? रनर की पावर हमको VW1 से ही मिलेगी। तो V इंटू डब्लू इंटू एम, डब्लू इंटू 1, VWM रन। ठीक, इसके लिए रेडियस कौन सी होगी? इसके लिए रेडियस होगी R1, जिस रेडियस पर ये है, माइनस यम डैश ही रहेगा क्योंकि मास फ्लो रेट तो चेंज होगा नहीं। और इधर वेलोसिटी कितनी है? VW2 इंटू किस रेडियस पे होगा? VR2। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों घटाएंगे। अब देखिए इसमें क्योंकि V1 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसलिए W1 की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी। और इसमें V2 की डायरेक्शन इस तरह डायरेक्शन है, तो V2 की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो देखिए अब तो क्यों, क्योंकि बीच में माइनस लगाया। अब देखिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है तो एक माइनस अपनी तरफ से भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यम डैश इंटू, देखिए एम डैश दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा VW1 इंटू R1 प्लस VW2 इंटू R2। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, टार्क की वैल्यू। अब तो रोटर पावर क्या हो जाएगा? रोटर पावर इक्वल टू हो जाएगा टार्क इंटू ओमेगा। तो टार्क की वैल्यू ये है इंटू ओमेगा, तो जाएगा यम डैश इंटू VW1 R1 प्लस VW2 R2 इंटू ओमेगा। ठीक, देखिए मास फ्लो रेट क्या होता है, हमने बताया था रो इंटू क्यू होता है, तो जाएगा रो क्यू ओमेगा इंटू VR1 V ओमेगा 1 R1 प्लस V ओमेगा 2 इंटू R2। ये क्या हो जाएगा इसका? रोटर पावर। ठीक, तो ये फार्मूला याद कर लीजिए रोटर पावर का, रोटर पावर RP। ठीक, ये रोटर पावर है, ये फार्मूला याद कर लीजिए। अगर टरबाइन है तो हमको ये पावर मिलेगी और पंप है तो हमको ये पावर देनी पड़ेगी। ठीक, ये किस कंडीशन में है? जब V2 और V1 दोनों एक ही डायरेक्शन पड़ा, मतलब VW1 और VW2 अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो रोटर पावर की जो वैल्यू आती हो जाती है रो क्यू इंटू ओमेगा इन VW1 R1 माइनस VW2 इंटू R2। ये क्या, ये कब आएगा फार्मूला? ये आएगा व्हेन VW1 एंड VW2 आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक, देखिए दोनों फार्मूले रोटर पावर के हैं। अब देखिए क्या होता है, देखिए ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है तो रोटर पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये दोनों नेगेटिव में है तो ये रोटर पावर की वैल्यू कम होगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि टरबाइन के केस में तो रोटर पावर फार्मूला ये बने, क्यों? क्योंकि हमको वहाँ पावर हमको लेनी है, जबकि पंप के केस में क्या बने, रोटर पावर फार्मूला ये बने।
ताकि क्योंकि हमको वहाँ पावर देनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड की डिज़ाइन इस प्रकार से करते हैं कि पंप रोटर मतलब टरबाइन के लिए क्या हो, BW1 और BW2 का डायरेक्शन ए मतलब अपोजिट हो और पंप के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम हो। ठीक, तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ जेट। ठीक, तो आज के लिए ये इतना है। ये दूसरा पार्ट था इम्पैक्ट ऑफ जेट का। इसमें से क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं और ये जो अभी हमने पढ़ाया है ये टरबाइन और पंप का बेस है। इसके आधार पर ही हम टरबाइन और पंप का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ठीक, तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए, सफलता आपकी निश्चित है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।